हमारा मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ है कि कत्ल गारत बंद हो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वहाँ अमन हो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि गुफ्तगू से मसाइल को हल किया जाए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। कि आप जो बाइलेटरल राब्ते कर रहे हैं अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटरों से, वो कौन कौन से हैं? आज उनसे बात हुई, कल आपकी उनसे मुतवक्कियात हैं, और उनमें से जनरली क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि कांग्रेस इज शार्पली डिवाइडेड ऑन दिस इशू. देयर आर सम वॉइसेस, बट आई थिंक देयर आर सम अपोजिंग वॉइसेस. अर्ज ये है ये साहब कि मैंने अर्ज किया कि मेरी जो कांग्रेसमैन के साथ गुफ्तगू हुई वो एक मौजू पे नहीं थी, उसमें कई मौजू थे और उसमें बहुत से मौजू में उनकी अपनी दिलचस्पी भी थी और वो हुई अफगानिस्तान पर हुई, फ़लस्तीन पर हुई, बायलैटरल रिलेशंस पर हुई, हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ट्रेड को कैसे, इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उस पर गुफ्तगू हुई जी। तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव थी। ऑन द कश्मीर पे हुई, यकीनन हुई। ऑन द होल मैं ये कहूँगा कि एक मैंने इंटरेस्ट देखा कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की जो अफादियत है, अहमियत है, उससे इनकार नहीं करते और वो समझते हैं हाँ हमारे अंदर फासले भी आए, हमारे अंदर कुर्बत भी रही है, लेकिन वो समझते हैं हमारी अहमियत से वो इनकारी नहीं है। नाम आप बता दें। देखिए मैं सेनेटर लिंडसे ग्रैहम से बात हुई, टॉम सॉजी से हुई और उसके बाद एमी बेहरा से हुई, स्टीव शेबर्ट से हुई जो सब कमेटी चेयर है एशिया के पैसिफिक के, और आपका भला हो कल इंशाल्लाह क्रिस वैन हॉलन से भी होगी। मैंने एक कंपैरिजन और एक मुमासलत ड्रॉ की थी फ़लस्तीन की सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल, और मैंने कहा कि जो आज हम फ़लस्तीन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वहाँ कत्ल गारत बंद किया जाए, कश्मीर की यही सूरत हाल, मासूम लोग वहाँ मुतासिर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, कश्मीरियों की भी यही सूरत हाल है, वो भी यही चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक रिस्ट्रक्चरिंग है, जो एथनिक क्लेंजिंग है, उसको बंद किया जाए, कश्मीर की भी यही सूरत हाल है, वहाँ भी यही कहा जा रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ का गाज़ा का आपने बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, कश्मीर की भी यही सूरत हाल है कि आपने देखा कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद जितना उनका इकनॉमिक कलैप्स हुआ है, जितना मकबूजा कश्मीर का जो माशी नुकसान हुआ है, उनकी क्या थी? उनकी सबसे बड़ी जो उनके पास चीज़ थी वो टूरिज़्म थी। टूरिज़्म ख़त्म हो गई, उनके बागात बर्बाद हो गए, उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मुतासिर हो गई, तो माशी तौर पर वो बदहाल हुए। फिर आपने देखा कि जो मुसलसल फायरिंग से जो होती रही, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, और जो सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन से जो गलत फहमियों ने जन्म लिया और जो मासूम लोग मुतासिर हुए, वो बिल्कुल एक मुमासलत है। तो उस कंपैरिजन को भी मुझे उसका जिक्र करने का मुझे मौका मिला। सर उसका क्या स्वीकार है? मेरा सवाल ही उस तरह नहीं, वो हिमायत हम नहीं ले पाते हैं जो हम। देखिए अर्ज ये है कि तरजीहात मुल्कों की अपनी अपनी है ना। अब हमारी कोशिश है कि उन तरजीहात के अंदर रहते हुए हम अपना मुकदमा मौसर तरीके से पेश करें, जो हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज इसमें कोई शक नहीं कि हम जो चाहते हैं हमें शायद वो हासिल न हुआ हो, लेकिन आप मत भूलिए कि कश्मीर जो कि एक अरसा दराज से जिसका जिक्र भी नहीं होता था, और हमारे यहाँ इजलासों में हमारे हुक्मरान आते थे और खामोशी से
صرف نظر کر کے ایک جملہ کہنے کی بھی وہ مطلب ہے زحمت گوارا نہیں کرتے تھے. تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک کتنا عرصہ, ایک دہائی کی, پچھلی دہائی کی آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ پہلے حکمران جو آتے رہے, ہم سے پہلے حکومتیں دو گزری ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹ بھی آپ ملاحظہ کیجئے. ریکارڈ کی بات ہے کہ کس نے کیا بات کی. اور اس کے بعد جو 18 میں آیا, 19 میں خان صاحب تشریف لائے, جو ہم نے کشمیر کی بات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ 2019 کے اجلاس میں, میرا نہیں خیال, میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہا ہوں, کہ ہزاروں کی تعداد میں امریکن پاکستانیز کو موبلائز کیا ہو, اور جب خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں باہر لوگ احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. میرے علم میں ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ورلڈ کیپٹلز میں ہمارے مشنز نے اور ہمارے ڈائسپورا نے اس قسم کی موبلائزیشن کی ہو کہ ہر دارالخلافے میں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہو. میرے علم میں ایسی, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور صحافی ہیں, ذرا آپ اٹھا کے مطالعہ کر لیجئے ماضی کا کہ کتنی ویسٹرن میڈیا میں کشمیر پہ لکھا گیا اور کتنی ہندوستان پہ تنقید ہوئی. تنقید تو پاکستان پہ ہوتی رہی ہے. پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ دھارا مڑا ہے اور تنقید اب ہندوستان کی طرف ہو رہی ہے. انگلیاں وہاں اٹھ رہی ہیں. انسانی حقوق کی پامالی جو ہے, جو وہ آج لوگ وہ جو منترا تھا کہ جی دہشت گردی ہے, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ انڈیجنس مسئلہ ہے, اور انڈیجنس مسئلے میں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا, آج ہو رہا ہے. اس میں بہتری کے امکانات ہیں, کوشش کریں گے. سر سی این این نے آپ کے انٹرویو کو خاصا ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت اسٹرانگ پوائنٹ تھا وہ آپ کا. جی دیکھیے, سی این این تو میں نہیں کہوں گا, پورے ادارے کو میں تو نہیں کہوں گا, اس ادارے کی ایک خاتون نے حقائق کے برعکس, میں محتاط انداز میں کہوں گا غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی, اور مجھ پر ایک الزام تراش دیا جس کا میں نے بالکل کوئی اینٹی سیمیٹک بات نہیں کی تھی. دیکھیے, اسرائیل کی پالیسی پر ان کے جبر پر تنقید کرنا اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے. ڈیپ پاکٹ والی بات لگی, جو بھی لگی, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو وہ تاثر دینا چاہ رہی تھی اور مجھے بیک فٹ پہ ڈالنا چاہ رہی تھی وہ درست نہیں تھا. تو میں نے انہی کے پروگرام میں وضاحت کر دی کہ بی بی جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں یہ میں نے نہیں کہا. اور پھر آپ نے دیکھا اس کا اسٹرانگ ریئیکشن آیا. ریئیکشن کہاں سے آیا؟ پاکستان سے آیا. ریئیکشن ویسٹرن ممالک سے آیا, ویسٹرن پوری امہ سے آیا, اینڈ پیپل ڈس ایگریڈ ود ہر بائی اینڈ لارج. اور آج وہ دیکھا کہ ان کی وہ دوران پروگرام بھی وہ ان کی گفتگو لڑکھڑا گئی اور وہ بھول گئی کہ میں وزیر خارجہ ہوں, مجھے بطور ایمبیسڈر مخاطب ہونے لگی. تو دیٹ شوز شی واز انڈر اسٹریس. اب یہ معلوم نہیں کہ ان سے یہ کسی سوچے ہوئے اسکرپٹ کے تحت انہوں نے یہ گفتگو کی یا فل بدی ہو گئی. بہرحال میری نہ وہ سوچ ہے جس کو وہ تشبیہ دینے کی کوشش کر رہی تھی, اور نہ ہی میرا ارادہ تھا, اور وضاحت ہو گئی. دیکھیے, عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں سائڈس نے جو اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا اسے پیچھے نہیں ہٹے, وہ سیز فائر سے لا تعلق نہیں ہوئے. ہاں البتہ الاقصی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد انسیڈنٹ ہوا جس کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں, افسوسناک تھا, اور میں نے اس پر اپنا ریئیکشن دیا ہے. اور ریئیکشن یہ ہے کہ الاقصی مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے جو نہ صرف عیسائیوں کے لیے, نہ صرف یہودیوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اتنا ہی مقدس ہے, اور ہم تینوں پر لازم ہے کہ اس کا احترام جو ہے وہ بجا لایا جائے, اور اس کا جو ایک تاریخی سٹیٹس ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کا احترام کریں گے, اور یہ سب کے مفاد میں یہی ہے, اور خدا کرے گا کہ یہ جو ایک سیز فائر ہے وہ ہولڈ کرے گی. ماضی میں سیز فائر ہوتے بھی رہیں اور ہونے کے بعد بگڑتے بھی رہیں, یہ ایک حصہ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
लेकिन कोशिश ये है कि मामलात न बिगड़ें और आगे बढ़ें, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमें मुसलसल नज़र रखनी होगी, OIC को अपनी नज़र रखनी होगी, अरब कंट्रीज़ को, अरब लीग को अपनी नज़र रखनी होगी, और नाम का जो फोरम है उसको नज़र रखनी होगी। और सबसे अहम रोल जो है मैं समझता हूँ कि आपका है, मीडिया का, कि आपने हक़ाइक़ को उजागर करना है, और आप आज़ाद हैं, और आपकी रिपोर्टिंग जो है वो लोगों के ज़मीर को झंझोड़ सकती है, और आपने झंझोड़ा है। और उससे जो काया पलटी है, ये जो डिबेट बदली है, वो कैसे हुई है? पहले वहाँ हिम्मत की लोगों ने, वहाँ जो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेजे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप चीज़ों को दबाना चाहे भी तो नहीं दबा पाते, क्योंकि किसको रोकेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे, किसका कैमरा छीनेंगे, मुमकिन नहीं है। तो उसने एक जो डिबेट है उसको एक नया रुख दिया। उस डिबेट ने एक एहतजाज को जन्म दिया, और आपने देखा कि मुख्तलिफ वर्ल्ड कैपिटल्स में, सिडनी से लेकर ब्रसल्स तक, लंदन, मैड्रिड, कहाँ आप देखें, अमेरिका के अंदर सिर्फ मिशिगन के आप एहतजाज को देख लें तो वो लाखों का मजमा था। ये कोई मजाक है? कोई तजवीज़ तो बहस करूँ तो वो उस पर आपने देखा कि ये एक नैरेटिव चेंज हुआ है, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है कि उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है उसको बरकरार रखना चाहिए। वो बरकरार रहेगा तो कुछ ठहराव रहेगा। सर, जो यूएन की फौज की तरह, जिस तरह यूएन के अंदर अमन फौज है, यूएन के अंदर जिस तरह अमन फौज है जिसमें पाकिस्तान की फौजें भी मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं, कोई ऐसी तजवीज़ है आप लोगों की तरफ से जो आप चारों जो आए थे, इसराइल और फ़लस्तीन के जो इस वक्त मसला चल रहा है, कोई इस्लामिक अमन फौज की कोई तजवीज़ है आपके पास? देखिए, ये तो देखिए इस पे तो एक इंटरनेशनल कंसेंसस करना पड़ेगा, और उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त दरकार होगी। और हमने ये तजवीज़ पेश की है, पाकिस्तान ने भी इस तजवीज़ को फ्लोट किया है, सपोर्ट किया है कि इस किस्म की एक ऐसी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत पर सोचा जाए। हमने इस पर तबादला ख्याल किया है, इस पर मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है, इस पर कंसेंसस बिल्डिंग की ज़रूरत है, और इस पर सलामती काउंसिल की इमदाद दरकार होगी। नाज़िब साहब हमारे वर्चुअल हैं, अगर उनका हम एक सवाल ले लें। जी सर बताइए। नहीं, वो वर्चुअल। नाज़िब साहब आप सवाल पूछें। जी जहांगीर साहब आप सवाल कर लीजिएगा। कैन यू हेयर मी? इकबाल मोहन फ्रॉम FMN न्यूज। सर, ये बताएं कि OIC कोई रोल अदा कर रही है इस सारे जो हो रहा है, या आपके ख्याल में इसको एक्टिवेट किया जा सकता है? ये मेरे भाई, ये OIC ने नहीं किया तो किसने किया है? ये सारा जो कुछ हुआ है ये OIC के प्लेटफॉर्म से हुआ है। OIC का रोल बिल्कुल नुमाया रोल है, और हम उसके शुक्रगुजार हैं। शाह साहब, ये रियाज बाबर TV1 न्यूज़ USA। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया में तो ये जो इस तरह के मैसेज चलते हैं कि तमाम वो प्रोडक्ट्स जो कि इसराइल की मेड हैं और मुस्लिम ममालिक में इस्तेमाल होती हैं, उनका बायकाट किया जाए। क्या इस सिलसिले में कोई सेक्रेटरी लेवल पर या हुकूमती लेवल पर अगर ये कैंपेन अपने मुल्क में चलाई जाए और इस तरह की वो इक़्तिसादी पाबंदी कंज्यूमर प्रोडक्ट पर लगाई जाए, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा? देखिए अर्जी, हमारे पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं उनके। नहीं, हमारे पास नहीं, लेकिन बहुत सारे मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना, हमारे पास तो प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारा तो उनके साथ सफारती ताल्लुकात ही नहीं है हमारे पास। लेकिन नमक हमारा जो है, लाल नमक, वो इसराइल जाता है। आप इजाज़त दे दीजिए, बात करूँगा। हमारा उनके साथ कोई इकोनॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, मैं वजाहत करता हूँ। नंबर एक, अब पाकिस्तान एक तजवीज़ रख सकता है, लेकिन इसमें बाकी साहबान की आरा शामिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फैसला कर भी दें, तनहा फैसला करेंगे तो बेमानी होगा ना। फैसला तो करामत वही होगा जिसमें एक कोई कलेक्टिव फैसला होता है।
तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आप समझते हैं कि एक रात में या एक नशिस्त में सब कुछ तय हो जाए तो 70 साल में नहीं हो सका, वो 70 घंटों में भी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक सिमत, एक चीज जो बिल्कुल खटाई में पड़ गई थी, वो दोबारा उजागर हुई है, एक नई सिमत बन रही है, और उसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद दरकार है। शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन। शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडिंग कंट्री है और इसमें भी जो पाकिस्तान का रोल है बड़ा लीडिंग रोल है। तो इस हैसियत में आप क्या कहेंगे, जिन इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया पिछले दिनों में, आया उन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जंग बंदी मसला फ़लस्तीन का हल नहीं, इसका तो हल है कि 2 स्टेट सोल्यूशन या फ़लस्तीन। मैं तो अर्ज कर चुका, आपने गौर नहीं किया, मैं पहले अर्ज कर चुका कि दिस इज ए फर्स्ट स्टेप। इमीडिएट इशू ये है कि सीज फायर हो, लेकिन ये हल तो नहीं है, ये इब्तदा है, ये आगाज है, और हम चाहेंगे कि ये बात आगे बढ़े। नंबर 1। नंबर दूसरा, आपका सवाल का हिस्सा जिन्होंने तस्लीम किया रिसेंटली, आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो नजरसानी करें? देखिए, मेरी एडवाइस से न वो आगे बढ़े थे और मेरी एडवाइस से न वो पीछे हटेंगे। ठीक है, हकीकत की दुनिया में आ जाइए। अब क्या ये है, उनको देखना है कि उनकी अपनी स्ट्रीट क्या कह रही है, उनके अपने ममालिक में उनके लोगों के जज्बात क्या हैं। अगर उनके जज्बात लोगों के मुजरू हुए हैं, और यकीनन हुए हैं, तो उन्हें इस पर देखना होगा कि वो दीगर अपने अरब भाइयों और उम्मा के साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सर, क्वेश्चन है कि is there any backdoor diplomacy to recognize Israel? अगर आप अपने हवाले से बताइए। कई दफा सुन लेना भैया, ये कई दफा सवाल आ चुका है और कई दफा जवाब आ चुका है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये बार बार गुब्बारा छोड़ दिया जाता है, इसमें न गुब्बारा है न हवा है, कोई ना कोई प्रेशर है और ना कोई रिकग्नाइज कर रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये कर ले। मिडिल ईस्ट की बदलती हुई सूरत हाल, फ्यूचर में पाकिस्तान स्टैंड करेगा ब्रिटेन के साथ या सऊदी अरब के साथ? देखिए, ये फिर उल्टा सवाल है। पाकिस्तान के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सऊदी अरब और तुर्की के अंदर बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। अभी तुर्क वजीर खारजा सऊदी अरब गए हुए थे और उनकी सऊदी वजीर खारजा से बड़ी अच्छी नशिस्त हुई, और मैंने उनसे पूछा तो वो बड़े मुतमईन थे। सऊदी वजीर खारजा ने अपना बयान दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पेशरफ्त हो रही है, होने दीजिए। एक बाकी से हट के सवाल है कि अफगानिस्तान से जो ट्रूप्स हैं उनकी वापसी सितंबर में हो रही है, और इस हवाले से खलीफदार साहब जो है मुझे वो कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश हुए और उनको काफ़ी ग्रिल किया गया। पाकिस्तान को ऑन बोर्ड उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतरी दी जाए, क्योंकि हम अगर वहाँ से वापस आ रहे हैं तो हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी। और काफ़ी सारे कांग्रेस के मेंबरान ने पाकिस्तान को जैसे पहले एलिनेट किया जाता था उसके हवाले से अपने तफसीलात। देखिए, पाकिस्तान, जी सर मैं समझ गया सवाल। पाकिस्तान के बारे में एक मरतबा फिर एक मुस्बत राय उभर रही है। आपने देखा कि एक मनफी राय कायम हो चुकी थी और फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो चुकी थी, ब्लेम गेम शुरू हो चुकी थी। आज, और मैं कोट कर रहा हूं, सेनेटर लिंडसे ग्रैम ने मुझे आज कहा है, एंड आई एम कोटिंग हिम, कि पाकिस्तान इज नो लॉन्गर बीइंग सीन as part of a problem. Pakistan today is being viewed as part of a solution. ये एक इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि इसका मैं समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करें तो इस हुकूमत को थोड़ा सा क्रेडिट दे दें। बिल्कुल बिल्कुल।